नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच के बारे में। और दोस्तों, जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि अब टीम में ना शर्मा जी हैं ना विराट कोहली है। तो पहले तो आप मुझे ये बता दो कि बिना शर्मा जी के और बिना विराट कोहली के क्या इंडिया की टीम ना ये सीरीज विन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, मुझे कमेंट करके पहले ये बता दो। अब बात करेंगे इस मैच में आखिर करना क्या है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ज्यादा टैलेंट के साथ में टीम में मौजूद हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सोर्स से टीम में आए हुए हैं। उसके बारे में भी चर्चा कर लेंगे, जिससे कि एक बेहतर टीम तैयार कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले ना, अगर आप लोग हमारे साथ में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन पर प्रेस कर देना। इससे होगा ये कि जो भी वीडियोस आएगी उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट है, डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है वो टेलीग्राम का लिंक है। क्लिक करके सीधे आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे और उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा हेडिंगले लीड्स में। इंग्लैंड का ग्राउंड है तो स्विंग तो बराबर आपको देखने मिलेगा। ये चीज़ तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि नई गेंद के साथ में स्विंग होगा तो मतलब नई गेंद के साथ में विकेट्स भी आने के चांसेस हाई हो जाते हैं। और वैसे भी इंडिया की टीम इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में स्टार्टिंग में फंस जाती है कई बार। अब ऐसे में आप यहाँ पर देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने 263 बनाए थे, मात्र 263 बना पाई थी ऑस्ट्रेलिया, चूंकि इंग्लैंड ने भी 237 ही बनाए थे। तो नई गेंद के साथ में स्थिति गंभीर रहेगी। स्कोर करने वाले प्लेयर थे मिचेल मार्श पहली इनिंग के अंदर। इसके बाद यहाँ पे बेन स्टोक्स ने स्कोर किया था, जो कि मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आते हैं। मार्श भी, फिर आते हैं ट्रेविस हेड, ये भी टेस्ट मैचेस में मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। और रही बात हैरी ब्रूक की, तो ये भी लगभग नंबर 4 नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। तो चारों इनिंग्स में हमने ये देखा कि जो बीच में प्लेयर बैटिंग करने आ रहा है मिडिल ओवर्स में, जब बॉल हल्का पुराना हुआ है, उन्होंने स्कोर किया है। और पहली इनिंग में अगर आप देखेंगे 10 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले, 8 सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर्स को मिले, फिर यहाँ पे लगभग 16 विकेट फास्ट बॉलर्स ने निकाले। तो ये तो है कि स्पिनर की तरफ भागने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, ज्यादातर मैक्सिमम विकेट्स जो है वो फास्ट बॉलर्स निकाल कर दे जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं इसके पहले वाले मैच की, जो कि 2022 का है, जिसमें 392 और 326 का स्कोर आया था। इंग्लैंड यहां पर भी फंस गई थी और डायरन मिचेल, जो कि मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आते हैं, 100 बनाया। बेरस्टो 162 बनाया था। टॉम ब्लेंडल और ओली पॉप जरूर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, बाकी बेरस्टो, ब्लेंडल ये सब मिडिल ओवर्स के बल्लेबाज हैं। इसके बाद इंडिया की तरफ से शर्मा जी ने 19 बनाए थे, हाईएस्ट स्कोरर थे, क्योंकि पूरी टीम सिर्फ 78 बना पाई थी। ठीक है। और यहाँ से जो रूट ने बनाया था 121, जो कि लगभग नंबर 3 पे बैटिंग करने आते हैं। और चेतेश्वर पुजारा ने 91 का स्कोर किया था, जो कि नंबर 3 नंबर 4 पर बैटिंग करने आते हैं। और इंडिया एक इनिंग से इस मैच को हार गई थी। यहाँ पर भी 19 विकेट फास्ट बॉलर्स को और 8 यहाँ पर फास्ट बॉलर्स को मिले थे। स्पिनर को विकेट नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं स्पिनर के पीछे चला जाऊं, स्पिनर को टीम में रख लूं, गलती मत करना। क्योंकि जब मैं टीम कॉम्बिनेशन बना रहा था तो मैंने एक चीज देखी कि जडेजा का सिलेक्शन और परसेंटेज बहुत हाई है। तो जडेजा यहाँ के हिसाब से फिट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 या 2 विकेट निकाल कर दे पाएंगे, तो उनके पीछे भागोगे तो गलती रहेगी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने 179 किया था, जिसमें लेविश कगाने ने 74 का स्कोर किया था। ये भी मिडिल ओवर्स में बैटिंग करने आए थे। जॉय डेनली नंबर 3 नंबर 4 के आसपास बैटिंग करते हैं। फिर लेविशाने ने स्कोर किया 80 का और यहाँ बेन स्टोक्स ने स्कोर किया था 135 का। तो ज़्यादातर जो मैचेस है वहाँ पर ना जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उन्होंने स्कोर किया है। और फास्ट बॉलर्स ने यहाँ 18 विकेट और यहाँ 16 विकेट निकाले हैं। स्पिनर्स की अगर आप टोटल विकेट भी काउंट कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि एक मैच के बराबर विकेट आपको देखने मिलेंगे। जैसे कि 2 3 के बाद 11 14 विकेट, 14 और 2 16 विकेट, 16 के बाद 17 19 20 और 2 22 विकेट, टोटल 22 विकेट है। एक मैच, कोई भी एक मैच उठा लो आप, ये 4 मैच आपके सामने रखे, चारों में से कोई भी एक मैच पकड़ लो, 22 विकेट से ज़्यादा ही आपको फास्ट बॉलर्स के विकेट मिलेंगे। जैसे कि 18 और यहाँ पे 16 विकेट, लगभग 34 विकेट है। 9 और 10 यहाँ पर आप, यहाँ ज़रूर आपको 19 विकेट मिल रहा है, नहीं तो बाकी सभी मैचेस में फास्ट बॉलर के ही विकेट ज़्यादा है। जैसे कि 9
19 और 8 27 विकेट। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लेना, जो मैंने आपको खास तौर से यही कहने के लिए आपको ये सब चीज़ें दिखाई है कि फास्ट बॉलर्स ही ज़रूरी हैं, स्पिनर्स के पीछे मत भागना, क्योंकि आप अगर सिलेक्शन परसेंटेज देखकर टीम बना लोगे तो नुकसान में रहोगे। इसीलिए कोशिश ये करना कि या तो प्रॉपर बल्लेबाज रखो टीम के अंदर, जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, या फिर फास्ट बॉलर्स की तरफ चले जाना। अगर ऑलराउंडर भी रखना है तो राइट आर्म मीडियम वाला रखना, ठीक है, राइट आर्म मीडियम, लेट जो फास्ट बॉलर वाला रखना। अब दोनों टीमों के जब आपस में मैचेस हुए ना, क्या हुआ था, इंग्लैंड ने 218 बनाया और 195 का स्कोर किया था, जिसमें जैक क्राउले का 79, जो रूट का 84, जॉनी बेयरस्टो का 39 और शोएब बशीर जो कि स्पिनर है, इनको 5 विकेट मिले थे और हार्टली को 2 विकेट मिले थे, क्योंकि ये मैच ना इंडिया में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? इंडिया में, ठीक है, जिसमें शर्मा जी का 100 आया था, शुभमन गिल का भी 100 था, देवदत्त पाडिक्कल के 65 थे, कुलदीप यादव के 5 विकेट थे और अश्विन के 4 विकेट थे। इससे ही समझ में आ गया होगा जब स्पिनर ने 9 विकेट मार दिए थे, ठीक है। अब यहाँ देखें, जो रूट का 122, क्राउले का 60, फिर से स्पिनर को 8 विकेट मिले, हार्टली को 3 मिले थे। यहाँ पे आप देखेंगे अश्विन और जडेजा को 9 विकेट आए थे, शर्मा जी 55, जायसवाल 73 और ध्रुव जुरेल को 90 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। तो बहुत हद तक ना ये जो रिकॉर्ड है ना आपके यहाँ इस ग्राउंड पर काम नहीं आने वाले हैं, तो इस पर फोकस मत करिएगा। अगर कोई आपसे कह रहा है कि पिछले मैच में ऐसा हुआ था, उसको देखो, यहाँ भी आप जडेजा को रख लो, ये गलती मत करना। जडेजा ठीक है, अच्छा प्लेयर है, अगर निकालेगा तो इकट्ठे विकेट निकाल देगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा एक इनिंग के अंदर, ठीक है। अब हाँ, अगर बल्लेबाजी की दम पे रखना है कि भैया अगर आप सोच रहे हो कि 40-50 रन बल्ले से बना दे और 2 विकेट निकाल दे, तो फिर वो एक अलग बात है, ठीक है। इंग्लैंड की अगर हम प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में चर्चा करें तो क्राउले और डकेट ओपन करने आ सकते हैं, ओली पॉप नंबर 3, रूट लगभग नंबर 4 पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे, ब्रूक आते हैं नंबर 5 और फिर आते हैं बेन स्टोक्स, विकेट कीपर जेमी स्मिथ, क्रिस वॉक्स, ब्रेडन कार्स, जॉश टंग और शोएब बशीर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर जब नई गेंद से आपको गेंदबाजी करते हुए मिलेंगे ब्रेडन कार्स और आपको मिल जाएंगे इसके साथ में अपना क्रिस वॉक्स, ठीक है। क्राउले ने इस मैदान पर 4 मैच खेले और रन बनाए सिर्फ 108, टेस्ट मैच है और फिर भी 108 रन है, ठीक है। बेन डकेट ने 2 मैच खेले हैं, रन बनाए हैं 25 और ओली पॉप ने 2 मैच खेला जिसमें एक 87 है और एक बार 50 से ऊपर का स्कोर है। जो रूट के बारे में तो खैर वैसे भी 90% लोगों का कैप्टन ही रहेगा, तो जो रूट आपकी टीम में होना चाहिए। 17 इनिंग में 682 रन और लगभग 43 का एवरेज, 450, 2 शतक है। ब्रूक ने 2 में 78 किया, बेन स्टोक्स ने 10 में 459 किया, 51 का बैटिंग एवरेज है। दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है कि इंग्लैंड की टीम ना फुल स्ट्रेंथ के साथ में नहीं खेल रही है वाकई में, क्योंकि क्राउले ठीक है लेकिन बेन डकेट ना वनडे का अच्छा प्लेयर है, T20 का अच्छा प्लेयर है, लेकिन टेस्ट मैचेस में थोड़ा सा मुझे उतना बेहतर समझ में नहीं आया। जो रूट 7 इनिंग में 1 विकेट मिला है, स्टोक्स को 8 में 8 मिले हैं और क्रिस वॉक्स को 8 में 14 विकेट इस मैदान पर पहले मिल चुके हैं, जबकि पंजा नहीं खोला किसी ने भी, ठीक है ना। तो जिमी एंडरसन होता ना तो आधी टीम तो वहीं खत्म हो जाती जब जिमी एंडरसन सामने आते। टेस्ट मैच और जिमी एंडरसन मतलब क्या ही तो दोस्तों कमाल का गेंदबाज था यार वो तो यार, ठीक है। अब क्राउले के बारे में अगर चर्चा करें ना, इंडिया के सामने 18 मैच खेले और रन है 561, जिसमें 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। अगर हम इनका टेस्ट क्रिकेट का परफॉर्मेंस देखें तो पहली 2 इनिंग में जितने स्कोर आ जाते हैं, बाद की 2 इनिंग में अभी बंटा ढार है। तो हाल फिलहाल में ना जैक क्राउले को थोड़ा सा हम साइड में रखेंगे। पहला हमारा मेन फोकस होगा ऐसे खिलाड़ियों पर जो हर एक इनिंग के अंदर अच्छा खेल रहा है। हाँ, अगर टीम के मान लीजिए कि टीम पहले बैटिंग कर रही है, पहली बैटिंग करने आ गई, तो फिर एक बार ऐसा सोच लेना कि पहली इनिंग में आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा। तो ये पहली इनिंग के हिसाब से ठीक प्लेयर है। चाइनामैन दिक्कत देता है पर अभी इंडिया में कोई चाइनामैन खेल नहीं रहा। फिर आपको मिलते हैं बेन डकेट। बेन डकेट की ऊपर की 3 पारियां आपको बड़ी कमाल की नजर आएंगी, पहली, दूसरी और तीसरी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसको रखा जाए तो बेन डकेट जो है ये पहली इनिंग के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है दोनों के मुकाबले। 51 का एवरेज है, यहाँ 34 का एवरेज है। सेकंड इनिंग में पहले यहाँ पे तो ठीक खेल जाएंगे, लेकिन जब यहाँ बैटिंग करने का मौका मिलेगा तो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल हमने देखा है। फिर आते हैं ओली पॉप। ओली पॉप भी पहली और तीसरी इनिंग में ज्यादा अच्छा खेले हैं, तो अगर आप इस खिलाड़ी की तरफ देख रहे हैं तो ये भी पहली इनिंग के हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है। पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर इनका 36 का बैटिंग एवरेज है, 350 और 4 बार 100 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। अभी की स्थिति में बेन डकेट और ओली पॉप दोनों अच्छे ऑप्शन हैं, आप दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में जगह दे सकते हैं,
ठीक है। इनको दिक्कत आती है अगर कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर सामने आ जाए, तो आपको पता है कि हमारे पास में है जसप्रीत बुमराह, तो बुमराह थोड़ा बहुत परेशान इनको करेंगे। फिर आते हैं रूट, इनको किसी भी इनिंग में कोई समस्या नहीं है, चाहे आप पहली करा लो, दूसरी करा लो, तीसरी करा लो या चौथी इस इनिंग में बैटिंग करा लो। हर एक इनिंग के अंदर पिछले एक साल के अंदर इनका 45 से ऊपर का एवरेज है। अगर आप बात करेंगे सिर्फ पिछले एक साल की, तो लगभग 6 बार 100 से ऊपर का स्कोर ये कर चुके हैं, तो और 50 से ज़्यादा इन्होंने 100 बना है। तो रूट इसीलिए कैप्टनसी की सबसे प्राइम चॉइस है। रूट आपकी टीम में ये कंफर्म पिक है, मतलब अभी आपको 2 प्लेयर ऐसे कंफर्म मिल चुके हैं बैटिंग सेक्शन में जिनको आप टीम में रख सकते हो, या तो ओली पॉप और बेन डकेट में से एक, और जो रूट, ये 2 प्लेयर आपको बहुत अच्छे मिल चुके हैं। इसके बाद आता है ब्रूक। ब्रूक ने टेस्ट क्रिकेट में ठीक ठाक पारियां खेली है, जिसमें 46 का एवरेज है, 86 का एवरेज और 46 का एवरेज है। हालांकि जब इन्होंने सेकंड इनिंग में बैटिंग की है ना, वो इनकी बहुत अच्छी रही है, लेकिन चौथी इनिंग इनकी उतनी अच्छी नहीं रही है। लेकिन जितने भी रन है ना ये चौथी इनिंग के, वो इन्होंने सेकंड इनिंग में ही बना दिए हैं। तो अगर टीम सेकंड बैटिंग करने आ रही है तो फिर आप ब्रूक की तरफ जा सकते हैं, जिसमें इन्होंने 4 बार 50 और 4 बार 100 से ऊपर का स्कोर किया हुआ है। लगभग 50 से ऊपर का इनका बैटिंग एवरेज है। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी के सामने थोड़ा फंसे जरूर है, और ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी करते हैं रविंद्र जडेजा। ये पहला ऐसा प्लेयर आया है यहां पर आकर जो स्पिन से फंस रहा है, ठीक है। अभी के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हो चुके हैं जो आप टीम में ले सकते हो, ओली पॉप और बेन डकेट में से एक, रूट कंफर्म, और बहुत हद तक आप ब्रूक को भी कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स क्या है, आपको बैटिंग और प्लस बॉलिंग दोनों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन में ना आपके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। जब आप टीम बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि ऑलराउंडर में ना बहुत ज्यादा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ऐसे में बेन स्टोक्स एकमात्र चॉइस है जो कि राइट आर्म मीडियम भी है, प्लस आपको लेफ्ट हैंड बैटिंग करके देगा। और बैटिंग भी ऐसी है कि बंदा ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है। पहले बैटिंग करते हुए 24 का एवरेज है, 36 का एवरेज यहाँ मिल जाएगा, और 150 तो ऑलमोस्ट इनकी कंफर्म है, चाहे वो किसी भी इनिंग में खेले। 150 ऑलमोस्ट आपको बनाकर दे जाएंगे। ऑर्थोडॉक्स के सामने इनका जो बैटिंग एवरेज है वो 8 का आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद है जेमी स्मिथ, 41 का बैटिंग एवरेज है, और विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास एक अच्छी ऑप्शन है, अच्छा चॉइस है ऋषभ पंत के तौर पे। तो अभी हमने ऋषभ पंत को टीम में रखा हुआ है, जो कि नंबर 4 पर बैटिंग करेंगे और लगभग टीम के लिए कंफर्म हो चुका है। अब जेमी स्मिथ का बैटिंग डाउन बहुत नीचे, चाहे टेस्ट मैच हो, लेकिन फिर भी 7 नंबर बहुत नीचे है, क्योंकि पहली इनिंग में तो चलो मौका मिल जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस जब दोबारा से बैटिंग करने आएंगे अगली इनिंग में अपनी टीम की, वहां शायद बैटिंग करने का मौका ना मिल पाए, इसलिए ऋषभ पंत ज्यादा बेटर चॉइस है, ठीक है। और चूंकि इंग्लैंड में मैच है तो फिर भी और पंत ही अच्छी चॉइस हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि इंडिया की टीम ढह सकती है। दोस्तों यार, देखो ऐसा क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, बाहर के देशों में, सेना देशों में इंडिया को दिक्कत आई है, इसीलिए यहाँ पे ऋषभ पंत ही आपके लिए बेटर ऑप्शन है। फास्ट बॉलिंग दिक्कत देते हैं, मतलब बुमराह की यहाँ पे एंट्री आती है। 43 का एवरेज है, 450, और एक बार इन्होंने 100 से ऊपर का स्कोर किया है। क्रिस वॉक्स गेंदबाज कमाल है, 24 इनिंग 50 विकेट, लगभग सभी इनिंग में डबल परफॉर्मेंस है, मतलब कम से कम 2 विकेट मिनिमम आ ही जाएंगे। तो क्रिस वॉक्स आपके लिए कंफर्म पिक है, और नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे ब्रैडन कार्स के साथ में। 10 इनिंग में 27 विकेट निकाले हैं, हर एक मैच के अंदर कमाल का परफॉर्मेंस है। 4 में 11, 1 में 4, 4 में 10, 1 में 2। ये खिलाड़ी गलती से भी मत छोड़ देना। मात्र 33% लोगों ने टीम में रखा हुआ है, ये गलती कर रहे हैं, पर हमें नहीं करनी है, रख लेना ब्रैडन कार्स को। जॉस टंग की अगर बात करें तो 2 इनिंग में 3 विकेट, और एक बार इन्होंने तीसरी इनिंग में बॉलिंग की है जिसमें 9 विकेट निकाले थे, 6 विकेट का इनका हाईएस्ट था। अंतिम जो नाम है वो है शोएब बशीर का, स्पिनर है, ऑफ स्पिन डालेंगे। इंडिया ऑफ स्पिन को वैसे भी बेहतर खेल जाएगा, ये हो सकता है। एक चीज है जिसको पॉइंट करना आप, वो ये कि अगर मान ये लीजिए कि फास्ट बॉलर्स के सामने इंडिया का स्कोर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि स्पिनर के सामने स्कोर करने में इंडिया विकेट फेंक जाए, ये एक संभावना हो सकती है। बाकी इसके अलावा कोई संभावना नहीं है। 27 इनिंग 57 विकेट है, इंडिया के सामने पहले भी 17 विकेट निकाले, लेकिन उसमें ज्यादातर मैचेस ना इंडिया में खेले थे, और इनका परफॉर्मेंस वैसे तो ठीक है, लेकिन जो पिच का हिसाब रहेगा उस हिसाब से तय होगा कि इनको रखना है या नहीं रखना है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। लोकेश राहुल, जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, करुण नायर, ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्धि कृष्णा, जसप्रीत और सिराज आपको नजर आ जाएंगे इस टीम के अंदर, ठीक है। विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं दिख रहा, तो अजीब लग रहा होगा आपको। लोकेश राहुल इस मैदान पर पहले भी खेल चुके हैं। रन कितने बनाए? टोटल 8।
ऋषभ पंत ने टोटल बनाए 3 रन, जडेजा ने बनाए 2 में 34 रन। आप देख लो इंडिया की स्थिति ये हो चुकी है पहले इस मैदान के ऊपर। जडेजा ने एक मैच खेला था, एक इनिंग खेली थी जिसमें 2 विकेट निकाले थे। बुमराह ने एक इनिंग खेली थी जिसमें 2 विकेट निकाले थे। सिराज ने एक इनिंग खेली थी जिसमें 2 विकेट निकाले थे। और ये बॉलिंग की स्थिति रही है पहले भी। तो आप समझ चुके होंगे कि इंग्लैंड के अंदर इंडिया की क्या बैटिंग की स्थिति रहने वाली है और क्या बॉलिंग की स्थिति रहने वाली है। लोकेश राहुल ने इंग्लैंड के सामने 24 मैचेस में 955 किया है, जिसमें एवरेज 40 का है, 2 50 है और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर है। ठीक है, पिछले 1 से 1.5 सालों में 23 इनिंग में 31 का एवरेज, 4 50 और 100 बनाया है। ठीक है, सेकंड इनिंग में 3 बार ये 50 कर चुके हैं, टोटल 1 शतक आया है। लेकिन जब आप कंपेयर करने निकलोगे ना तो इंडिया के पास में एक्सपीरियंस प्लेयर में बस आपको यही नजर आएंगे। और रिसेंटली जो अभी प्रैक्टिस मैचेस खेले थे इन्होंने, इंडिया ए ने, उसमें इन्होंने शतक लगाया था। तो कुल मिला के इस वजह से लोकेश राहुल को रख सकते हो, क्योंकि लेफ्ट आर्म मीडियम और ऑफ स्पिन ने इनको दिक्कत दी है। और वैसे इनका रिकॉर्ड उतना कुछ खास है नहीं, ध्यान रखना। चाहो तो आप जायसवाल पर आ सकते हो, जायसवाल जो कि मुझे फिर भी काफ़ी बेहतर लगे हैं। 5 50 यहाँ है, 3 50 आपको ये देखने मिलेंगे। टोटल 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर है, जिसमें 9 50 और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। और इंग्लैंड के सामने पहले भी 90 के बैटिंग एवरेज को मेंटेन किया है। हालांकि मैं कुछ ज़्यादा मैचेस इन्होंने इंडिया में खेले हुए हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने ये 3 बार पहले आउट हो चुके हैं, चूंकि लेफ्ट आर्म मीडियम यहाँ नहीं है। ऐसे में जायसवाल आपके लिए एक अच्छी चॉइस है। इसके बाद दोस्तों साई सुदर्शन है। ये जो लड़का है ना दोस्तों, ये मुझे टैलेंटेड लगा है, क्योंकि जितने भी शॉट्स हैं सीधे बल्ले से हैं और क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। सबसे अच्छी चीज़ यही है। मैं इस पर रिस्क लूंगा। अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप केएल राहुल और जायसवाल दोनों को रख के आगे बढ़ सकते हो। हाल फिलहाल में 49 इनिंग्स में 39 का बैटिंग एवरेज है, 5 50 7 बार 100। ये इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में किया है। पहला मैच खेलेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, टेस्ट मैच में। ठीक है, इसके बाद 24 इनिंग में 41 का बैटिंग एवरेज, 3 50 और 3 बार 100 से ऊपर का स्कोर शुभमन गिल ने किया है। शुभमन गिल की स्थिति टेस्ट मैचेस में वैसे ही खराब है। अगर आपको रखना है आप बाकायदा रख सकते हो, क्योंकि रिसेंटली आईपीएल में तो बहुत अच्छा खेला था, अच्छी फॉर्म में थे। लेकिन स्थिति यह है कि जब पहली इनिंग में बैटिंग करने आए तो एवरेज 17 का है। अब आप ये कंडीशन देखो, या तो 40 का एवरेज है या 17 का है। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि आप एक इनिंग में 10 रन 15 रन बना रहे हैं, और दूसरी इनिंग में अगर आपने 50 भी बना दिया तो वो कोई मतलब नहीं है आपके लिए। तो चाहिए कि या तो अगर यार 30 का एवरेज भी मेंटेन करते तो भी बेहतर होता। और पहली इनिंग में बैटिंग करते हुए तो 50 तो आया ही नहीं है। ठीक है, और जो 50 आए हैं, एक 50 बनाया है और एक शतक बनाया है, जिसमें कुछ 50 कुछ 100 इंडिया के अंदर है। मेरी टीम में नहीं है शुभमन गिल। अगर नई गेंद से बैटिंग करने आ गए तब तो बिल्कुल भी नहीं है। करुण नायर की बात करें, इन्होंने अभी अच्छा परफॉर्मेंस किया था तो फाइनली जगह मिली है। 62 का बैटिंग एवरेज है। अब दोस्तों ये टेस्ट क्रिकेट जो इन्होंने खेले ना, ज़्यादातर तो इंडिया के अंदर है, मैक्सिमम टेस्ट मैचेस इंडिया के अंदर है। तो यहाँ ना अभी मैं एक मैच में इनको खेलते हुए पहले देखना चाहूँगा, फिर अगले मैच में तय करेंगे कि इनको रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि इंडिया में खेलना और इंग्लैंड में खेलना ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, इसके बाद ऋषभ पंत विकेट कीपिंग चॉइस में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको इनको ही लेके चलना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि जेमी स्मिथ नंबर 7 नंबर 6 पर बैटिंग करेंगे, ये नंबर 4 आएंगे, कंफर्म कर चुके हैं। तो ऋषभ पंत बेटर ऑप्शन है चाहे। और वैसे भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमने खेलते देखा है, अच्छा करते हैं। सेना कंट्रीज में इनका रिकॉर्ड भी ठीक ठाक है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 4 बार पहले आउट हुए हैं। यहाँ पे ब्रेडन कार्स आपको मिल जाएंगे। जडेजा का एवरेज देखो आप, बैटिंग से 28 है। ठीक है, जिसमें तीसरी और चौथी इनिंग में तो बहुत ही ज़्यादा गंदी स्थिति है। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे विकेट्स की, तो 48 विकेट निकाले हैं, जिसमें मैक्सिमम विकेट ये मान के चलना 48 में से, मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, लगभग 28 से 30 विकेट इनके इंडिया के अंदर होंगे। 10 से 18 विकेट इन्होंने निकाले होंगे दूसरी कंट्रीज में। इसका रिकॉर्ड भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। शार्दुल ठाकुर की बात कर लेते हैं भैया। ये तो लक के साथ खेलते हैं, मिल गए तो 4 पंजा मार देंगे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। 19 में 31 विकेट है। हाल फिलहाल में मैंने टीम में नहीं रखा, लेकिन इनका तो पूरा गेम लक पे चलता है। इसके बाद है प्रसिद्धि कृष्णा। 5 इनिंग 8 विकेट इनके पास मौजूद हैं। सेकेंड इनिंग में 2 में 4, 1 में 3 है। प्रसिद्धि कृष्णा की बजाय मैं बुमराह और सिराज पे ज़्यादा रिलायबल हूँ, क्योंकि ये दोनों अच्छा स्विंग निकालने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए। और जब से स्लाइवाई का इस्तेमाल अभी यहाँ अलाउ नहीं हुआ है, स्लाइवाई का इस्तेमाल सिर्फ आईपीएल में अलाउ हुआ था, तो यहाँ पे ना
27 इनिंग में 39 विकेट इनके पास में मौजूद है। इंग्लैंड के सामने 27 विकेट इन्होंने पहले निकाले हैं। तो मैं सिराज और बुमराह की तरफ ज़्यादा जाना प्रेफर करूंगा। इंग्लैंड में स्विंग के हिसाब से ये दोनों प्लेयर ज़्यादा अच्छे रहेंगे। बैक ऑफ लेंथ यहाँ पर काम नहीं आएगी ज़्यादा, जितना जो काम करते हैं प्रसिद्धि कृष्णा वो इस्तेमाल करते हैं बैक ऑफ लेंथ का। बल्लेबाज को दिक्कत नहीं, छोड़ता रहेगा, स्टंप पे गेंद ही नहीं आ रही जब तक आप आगे नहीं डालोगे, तो वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन में जो रूट सबसे प्राइम चॉइस है, केएल राहुल जायसवाल को बना सकते हो। ग्रैंड लीग में जाओगे बेन स्टोक्स, साई सुदर्शन और हैरी ब्रूक आपके लिए बहुत कमाल की चॉइस में रहने वाले हैं। ठीक है, जिनकी तरफ आप ट्राई कर सकते हैं। क्या कहता है टीम कॉम्बिनेशन? ऋषभ पंत है, जो रूट है, केएल राहुल, जायसवाल, साई सुदर्शन, ओली पॉप को रखा है। हम हालांकि यहाँ पे ब्रूक को भी ट्राई करेंगे। बेन स्टोक्स है, क्रिस वॉक्स, बुमराह, सिराज और ब्रेडन कार्स को हमने टीम में जगह दी है। अभी दोस्तों ना इसमें दो चेंजेस है। एक तो ब्रूक की एंट्री होगी, वो तय करेगा कि किसको हटाना है, वो टॉस के हिसाब से होगा, तो वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। बाकी तो टीम में ऑलमोस्ट कुछ भी चेंज नहीं होना है। लिंक जो है जो टेलीग्राम का वो मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया है, वहां से आप लोग मुझे ज्वाइन कर लेना। और ध्यान रखना कि दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे दोस्तों आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।